Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। कल की वीडियो में बेसिकली हमने कवर कर लिया था कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हों या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के हों, उनके क्या पावर्स है, फंक्शंस है, किस तरह से उनको इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट कौन कौन होता है और बेसिकली किस तरीके से उनकी सीट जो है वैकेंट होती है, वो सारे प्रोविजंस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा हमने सेशंस पे डिस्कस किए थे जहाँ पे हमने देखा कब किस तरीके से समन किया जाता है, एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट्स इन टाइम में क्या डिफरेंस है, प्रोरोगेशन कौन करता है और किस कंडीशन में किया जाता है, डिसोल्यूशन बेसिकली कौन कौन से बिल्स ऐसे हैं जो लैप्स हो जाते हैं डिसोल्यूशन जब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। और मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिसोल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन होता है। तो जब डिसोल्यूशन होगा कौन कौन से बिल लैप्स कर जाएंगे, कौन कौन से रहेंगे, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे कल की वीडियो में। आज हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आपको मेनली इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिलेगा, हम छोटी छोटी जो टर्म्स हैं जो बचा है अभी, कोरम हो गया, वोटिंग इन द हाउस, लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर, जो राइट्स हैं आपके मिनिस्टर एडवोकेट जनरल के, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड मेन जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज का वो ये है कि किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, यानी ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स किस तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑल्दो आपको जो पैटर्न है पार्लियामेंट का जो हमने डिस्कस किया था वो सेम देखने को मिलेगा, बट फर्दर हम यहाँ पे फिर से इसको डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऑर्डिनरी बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स को इंट्रोड्यूस करने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। यानी ये पावर जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कोरम। कोरम जैसे कि हमने कल बात की थी कि कोरम बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन हाउस बिफोर इट ट्रांसैक्ट एनी बिजनेस। यानी हाउस में कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं उस समय प्रेजेंट हो, तभी बेसिकली हाउस में जो भी मीटिंग्स वगैरह है, जो भी उसका बिजनेस है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो अगर मिनिमम नंबर की बात करें तो जैसे कि हमने कल बताया था, या तो 10 मेंबर्स होने चाहिए या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विच एवर इज ग्रेटर। यानी दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको कंसिडर किया जाएगा कोरम की तरह। इफ़ देर इज़ नो कोरम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी कि असेंबली में स्पीकर की ड्यूटी बनती है और काउंसिल में चेयरमैन की ड्यूटी बनती है, आइदर टू एडजॉर्न द हाउस, या तो वो एडजॉर्न कर दे या फिर सस्पेंड कर दे मीटिंग को अंटिल देर इज़ अ कोरम। यानी जब तक कोरम आ नहीं जाता, जब तक वो मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंट नहीं हो जाती, तब तक वो मीटिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो तो या तो हाउस को एडजॉर्न कर सकता है या फिर उसको सस्पेंड कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वोटिंग इन द हाउस। ऑल द मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ द आइदर हाउस आर डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। यानी कुछ भी मैटर पे डिस्कशन हो रहा है उस पर्टिकुलर, चाहे असेंबली की बात करें या काउंसिल की बात करें, तो उस मैटर को कहीं ना कहीं डिसाइड करने के लिए बहुत कि वो उस मैटर पे किस तरीके से बिल लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, फिर वट एवर जो भी चीज़ें हों, तो उसको डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वोटिंग करवाएं। और वोटिंग के थ्रू क्या चाहिए हमें, बेसिकली मेजॉरिटी वोट चाहिए। अगर मेजॉरिटी वहाँ पे प्रेजेंट होगी तब पर्टिकुलरली इस मैटर को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, यानी उस समय उस पर्टिकुलर हाउस में, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने बात करी, फॉर एग्जांपल यूपी की करंट स्ट्रेंथ जो है 403 सीट्स हैं। ठीक है, भले ही वहाँ पे 403 सीट्स अवेलेबल है, बट एट प्रेजेंट जब वो मैटर पे डिस्कशन किया जा रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस करते टाइम जो भी प्रेजेंट है और जो भी वोटिंग दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो वोटिंग देने से मना भी कर देते हैं, तो हमें उतनी स्ट्रेंथ चाहिए कि जितने लोग प्रेजेंट हो और जितने लोग वोट डाल रहे हों उतने मेंबर्स कहीं ना कहीं होने चाहिए, और जो वो मेंबर्स कहीं ना कहीं वोट डाल रहे हैं उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी हो पाती तभी वो मैटर जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्रेज़ है ना प्रेजेंट इन वोटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, बिकॉज हम इसमें एब्सेंट वाले को नहीं काउंट कर रहे हैं, उन लोगों को काउंट नहीं कर रहे जो वोटिंग देने से मना कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को काउंट करेंगे जो कि उस समय प्रेजेंट हैं और वोटिंग भी दे रहे हैं। बट उसमें उस वोटिंग में आपको याद रखना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? बिकॉज हमने ये चीज़ कल भी डिस्कस कर ली थी किस तरीके से फर्स्ट इंस्टांस में जो है आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं डालते, वो सिर्फ कास्टिंग वोट डालते हैं, वो भी तब डालते हैं जब सिचुएशन ऐसी हो कि टाई हो रहा हो। ठीक है,
Only a few matters which are specifically mentioned in the constitution, like the removal of the speaker of the assembly, removal of the chairman of the council and so on, require special majority and not ordinary majority. यानी कि अब यहाँ पे जब हम कोई भी मैटर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, उन मैटर्स पे डिस्कशन करने के लिए जो भी हम वोटिंग यूज़ कर रहे हैं वो हम ऑर्डनरी मेजॉरिटी के थ्रू कर रहे हैं कि ऑर्डनरी इतने प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, उससे मेजॉरिटी होनी चाहिए, देन वो मैटर पास हो जाएगा. बट अगर कुछ ऐसे स्पेशल मैटर्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे स्पेशल मैटर्स पे जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ लिखी हुई हैं, उन मैटर्स को डिस्कस करते टाइम ध्यान रखना है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैटर्स जहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो मैटर्स में स्पेशल मेजॉरिटी ही ज़रूरी है और स्पेशल मेजॉरिटी ही लगेगी, तो उन मैटर्स पे वहाँ पे आप स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही पास करवाएंगे. उसमें उस समय जो है ऑर्डिनरी मेजॉरिटी नहीं काम करेगी. अब वो कौन कौन से मैटर्स हैं वो हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते ही रहते हैं, चाहे हम प्रेसिडेंट चैप्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की, मतलब हर एक चैप्टर में आपको पता चल जाता है किस तरीके से जब भी रिमूवल की बात आती है, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर कोई भी है पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या फिर चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो ऐसे पोस्ट के जो भी पर्सन होते हैं अगर उनको हटाने के लिए कुछ स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं. तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सिंपली आपको क्या करना है, एक A4 साइज सीट लेनी है और वहाँ पे कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हुए चलना है कि किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए किस पर्टिकुलर जब रिमूव किया जाता है तो किस मेजॉरिटी से रिमूव करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से किस किस को रिमूव करते हैं, तो उनके नाम एक साइड आप लिख लीजिए सो दैट जब आप एंड टाइम पे रिवाइज करने जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि कौन से पर्सन किस तरीके से उनका रिमूवल प्रोसेस और कैसे उनको रिमूव किया जा रहा है. ठीक है, बिकॉज कहीं पे इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है, कहीं पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है. अदरवाइज आपको अगर ईजिली तरीके से समझना है तो जो अमेंडमेंट वाला चैप्टर है वहाँ पे जब मैं इन तीनों ही मेजॉरिटी को पढ़ा रही थी, यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी मैंने पढ़ाया था, स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट कंसर्न्स कहाँ कहाँ किन किन मैटर्स पे चाहिए होता है, तो वहाँ पे मैंने जब एग्जाम्पल के तहत आपको बता दिया था, तो वो भी वीडियो आप चाहे तो रेफ़र कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दैट इज द स्पीकर इन केस ऑफ असेंबली और अ चेयरमैन इन केस ऑफ अ काउंसिल और द पर्सन एक्टिंग एज सच. ठीक है, यानी कि स्पीकर तो होगा ही होगा, चेयरमैन भी होगा ही होगा. अगर ये दोनों नहीं हैं तो उस समय कोई कौन पर्सन एज उनकी जो है पोजीशन को होल्ड कर रहा है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड होगा. तो डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस, ये लोग जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट इंस्टांस से वोट नहीं कर सकते बट एक कास्टिंग वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स अगर पढ़ते हैं तो. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट और हिंदी और इंग्लिश टू बी लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजेक्टिंग बिजनेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर. यानी स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी बिजनेस होंगे, जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है उसको बेसिकली नोट डाउन करना है, फिर कुछ भी करना है, कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ करना है, कोई रिपोर्ट रिलीज़ करनी है, तो दो लैंग्वेजेस में वो चीज़ होगी, पहला तो इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में. However, the presiding officer can permit a member to address the house in a मदर टंग. यानी अगर कोई मेंबर हाउस को एड्रेस कर रहा है या फिर उससे कुछ पूछा जा रहा है तो वो अपने आंसर्स जो है भले ही आप चाहे तो अपनी मदर टंग में दे सकते हैं, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी मदर टंग में जो है ज़्यादा बात करें. फॉर एग्जांपल अगर कोई मराठी है, महाराष्ट्रन का है तो मराठी लैंग्वेज में वो बात करना चाहेगा बिकॉज वो उसकी मदर टंग है. तो जब आप नॉर्मली अपना इस तरह से एड्रेस कर रहे हो उस टाइम पे आप अपनी मदर टंग को यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज जो भी बिजनेसेस वगैरह ट्रांजेक्ट किए जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें होंगी वो दोनों लैंग्वेज में पब्लिश होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. नेक्स्ट बोला जा रहा है कि द स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑथराइज टू डिसाइड whether to continue or discontinue English as a flow language after the completion of 15 years from the commencement of the constitution, that is from 1965. ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर पावर दे दी गई है कि अगर वो चाहें तो इंग्लिश को, इंग्लिश एज, क्योंकि देखो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, बट इंग्लिश क्योंकि इंट्रोड्यूस इसलिए की गई थी बिकॉज ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे और क्योंकि ब्रिटिशर्स जब थे उस टाइम पे लोग कहीं ना कहीं उसी लैंग्वेज को यूज़ करने लग गए थे, तो दैट्स वाई फिर उसको कंटिन्यू रखा गया कुछ टाइम तक. बट अब के टाइम पे फर्दर इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, कहीं ना कहीं वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है कि जब भी इस तरीके से, क्योंकि बोला गया था ना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट, जैसे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है कि उसको किस तरीके से एक्शन लेना है. इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा दिस लिमिट इज़ 25 ईयर्स कर दी गई है. दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम इसको 40 ईयर्स कर दी गई है. ठीक है,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ अ हाउस, यानी मेंबर ऑफ हाउस के अलावा एवरी मिनिस्टर, ठीक है, एवरी मिनिस्टर मतलब जिनके पास अपना अपना पोर्टफोलियो होता है, जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पार्ट होते हैं या फिर कैबिनेट जो होती है उनकी पार्ट होते हैं, तो उन मिनिस्टर्स की बात की जा रही है। एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैव द राइट टू स्पीक, यानी उनके पास अधिकार है कि वो बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग में आइदर हाउस, मतलब दोनों ही हाउस में, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में दोनों ही हाउसेस प्रेजेंट है, असेंबली भी है काउंसिल भी है, तो दोनों ही हाउसेस में वो पार्ट भी ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अगर एक ही हाउस प्रेजेंट है, सिर्फ असेंबली है, तो वहाँ पे जाके वो पार्ट भी ले सकते हैं और उस वहाँ पे बात मतलब बेसिकली अपना राय भी व्यक्त कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनी ऑफ इट्स कमेटी ऑफ विच इट इज़ नेम्ड एज अ मेंबर, या फिर किसी पर्टिकुलर कमेटी में वो मिनिस्टर एज अ मेंबर की तरह है, ठीक है, या फिर वो जो एडवोकेट जनरल है उसकी बात की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर कमेटी में भी वो बेसिकली पार्ट ले सकते हैं विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट, बट वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि कोई भी मिनिस्टर जिस पर्टिकुलर हाउस का है वहीं पे वो वोट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे हाउस में जा नहीं सकते, दूसरे हाउस में जा भी सकता है, अटेंड भी कर सकता है, बोल भी सकता है, बट उस पर्टिकुलर हाउस में वो वोटिंग नहीं डाल सकता। क्यों? बिकॉज वोटिंग वही लोग डाल सकते हैं जो उस पर्टिकुलर हाउस से बिलोंग करते हैं, जो उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर हैं, ठीक है। मेंबर के अलावा कोई भी और वोटिंग नहीं डाल सकता। तो देर आर टू रीजन अंडरलाइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। पहला कि अ मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर, यानी जिस हाउस का मेंबर है उस हाउस में तो उसके पास ऑब्वियसली राइट आ ही जाएगा कि आपको प्रोसीडिंग भी अटेंड करनी है, बोलना भी है, वोट भी डालना है, पर जिस हाउस का मेंबर नहीं है उस हाउस में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ऐसा मिनिस्टर जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस, पर वो फिर भी दोनों हाउसेस की जो भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है मिनिस्टर भी है और मेंबर भी नहीं है किसी हाउस का, ना ही लोग मतलब ना ही असेंबली का मेंबर है, ना ही काउंसिल का मेंबर है, फिर भी वो मिनिस्टर है और फिर भी वो प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन सिर्फ 6 महीने तक के लिए जो मिनिस्टर बन के रह सकता है, यानी एज अ मिनिस्टर वो कहीं ना कहीं काम कर सकता है, और क्योंकि वो मिनिस्टर बन के काम कर सकता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके पास पावर आ जाती है, उसके पास राइट्स आ जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है दोनों हाउसेस में, उनके प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट सिर्फ 6 महीने के लिए, यानी 6 महीने पूरे होने के बाद अगर वो एज अ मेंबर की तरह चूज़ होके नहीं आया, चाहे वो असेंबली में या फिर काउंसिल में, तो उसके बाद उसका तो मिनिस्टरशिप जो है वो भी जाएगी, और एज अ क्योंकि वो मेंबर तो है ही नहीं तो वैसे भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं कि 6 महीने के अंदर उसको चूज़ करना है कि या तो वो इस असेंबली का पार्ट बने, मेंबर बने, या फिर काउंसिल का। तो वही यहाँ पे बताया गया कि अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ तक ही रह सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो फाइनली हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेशन। पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल्स की। यहाँ पे बात की जा रही है कि बिल इन द ऑर्डिनरी हाउस और ओरिजिनेटिंग हाउस, ठीक है। यानी कि देखो ऑर्डिनरी बिल्स में क्या होता है कि आप असेंबली भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, काउंसिल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ बैकैमरल लेजिस्लेचर, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर मान लो दोनों ही हाउसेस हैं, यानी असेंबली भी है काउंसिल भी है, तो दोनों ही हाउसेस के पास पावर है कि वो अपने अपने हाउस के अंदर ऑर्डिनरी बिल को, स्पेशली बात की जा रही है ऑर्डिनरी बिल को ओरिजिनेट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। मिनिस्टर क्यों? बिकॉज मिनिस्टर वो जिनके पास अपना अपना पोर्टफोलियो होता है, जिनके पास मिनिस्ट्री होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, और एनी अदर मेंबर जो बेसिकली उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर होते हैं, तो वही उन दोनों के द्वारा जो है वो पर्टिकुलर बिल लाया जा सकता है। एंड द बिल पास थ्रू द 3 स्टेजेस इन द ऑर्डिनरी हाउस, यानी जिस भी हाउस में वो चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो चीज़ इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो 3 बेसिकली उससे पास करेगा, पहला फर्स्ट रीडिंग से, सेकेंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग, ठीक है। अगर मान लो काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ है तो काउंसिल में पहले फर्स्ट रीडिंग से पास होगा, सेकेंड एंड देन थर्ड, ठीक है। तो ये तीनों रीडिंग जो है दोनों हाउसेस में कंपलसरी है करना। आफ्टर द बिल इज़ पास्ड बाय ओरिजिनेटिंग हाउस, यानी जिस हाउस ने उसको ओरिजिनेट किया है
भले ही वो असेंबली हो या काउंसिल हो, अगर वहाँ से वो पास हो जा रहा है तो इट इज़ ट्रांसमिटेड टू दी सेकेंड हाउस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द एंड पैसेज, यानी फिर वो उसके बाद सेकेंड हाउस में चले जाएगा वो पर्टिकुलर बिल, और वहाँ पे जब वो जाएगा सेकेंड हाउस में जाएगा तो सेकेंड हाउस फिर से वही प्रोसीजर अपनाएगा, फर्स्ट रीडिंग करेगा, सेकेंड रीडिंग करेगा, थर्ड रीडिंग करेगा। उस पर्टिकुलर बिल में अगर उसको लगेगा कुछ चेंजेस सजेस्ट करने हैं तो चेंजेस सजेस्ट करेगा, एंड अगर उसको लगता है कि जो भी बिल आया वो सही है तो उसको पास कर देगा। ठीक है, तो इन दोनों हाउसेस के द्वारा पास होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अ बिल इज़ डीम्ड टू बी हैव बीन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली व्हेन बोथ द हाउस हैव एग्रीड टू इट, यानी दोनों हाउसेस का एग्रीड होना ज़रूरी है, आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी भी एक हाउस ने उसको ओरिजिनेट किया, दूसरे हाउस ने कहा कि भाई ये जो बिल है, इस बिल में ये वाला जो क्लॉज है इसे कृपया चेंज कर दीजिए, इसमें ये चीज़ अमेंड कर दीजिए, या फिर इसको हटा दीजिए, या फिर इसको ऐसे ही कर लो, मतलब वही है चीज़ें अमेंडमेंट आप सजेस्ट कर रहे हो कि इसको हटाना है या फिर इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो अमेंडमेंट के साथ भी आप प्रपोज कर सकते हो चेंजेस, या फिर विदाउट अमेंडमेंट भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आप सजेस्ट कर रहे हो लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, दोनों एग्री होने चाहिए, तभी दोनों हाउसेस से पास माना जाएगा। इन केस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बात यह आती है कि ऐसे स्टेट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असेंबली ही प्रेजेंट है, तो वहाँ पे तो मतलब कोई मतलब कह सकते हैं ना कोई बंदिश ही नहीं है, क्योंकि दूसरी कोई सेकंड हाउस है ही नहीं, सिंपली आप असेंबली है उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में, तो बिल्कुल लेके आएगी, रीडिंग वीडिंग करेगी, अपने हाउस से पास करेगी और सीधा का सीधा गवर्नर को भेज देगी। अब गवर्नर के पास ऑप्शन होंगे कि या तो उस बिल को एसेंट दें, या तो विदहोल्ड कर दे, या तो वापस रिटर्न कर दे, या तो रिजेक्ट कर दे, मतलब इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि काउंसिल को इस्टेब्लिश ही ना करे अपने स्टेट में, क्योंकि देखो जब मैंने चीज़ आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का जो मेन मोटो था, उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज इसलिए किया था इसको, क्योंकि एक तो आप डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं कि लोगों की तरह चुन के बेसिकली लोग वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, दूसरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, आप एक काउंसिल को बना रहे हो, दूसरा वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं है, प्लस आप उनको सैलरीज वगैरह दे रहे हो तो और खर्चा आ रहा है। तीसरा मेन जो हम कह सकते हैं जिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया वो ये है कि वो जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको डिले कर सकता है। क्यों, अभी हम वो चीज़ पढ़ेंगे किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एक बिल अगर मान लो असेंबली के द्वारा पास किया जाता है तो उसमें किस तरीके से जो काउंसिल है उसको थोड़े, देखो काउंसिल जो है ना बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और देखा जाए तो उसके पास ऑर्डिनरी बिल में उतनी ज़्यादा पावर नहीं है जितनी एक असेंबली के पास है। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ वो भी लेटर और मैं आपको बताऊंगी जब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आपको बस ये देखने को मिलेगा कि ऑल्दो उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है जितनी पावर असेंबली के पास है, बट थोड़ी बहुत पावर है, और वही थोड़ी बहुत पावर जो है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर बिल को या फिर एक पर्टिकुलर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको डिले कर सकती है, और जहाँ जहाँ पे डिले होगा वो चीज़ तो आप सोच सकते हो उसकी इम्प्लीकेशंस कितनी होती हैं। तो अगर आप ऐसे हाउस को क्रिएट कर रहे हो जिसका इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट भी नहीं है, उसके होने ना होने से इतना कुछ इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, मतलब एज सच मतलब थियोटिकली देखे प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो कि हाँ वो लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, असेंबली कोई भी बिल आ रही है तो उसमें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसको चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम वैसे बात करें तो देखा यही जाता है कि असेंबली काउंसिल के आने से ना सेकंड हाउस जो है बेसिकली काउंसिल, उसके आने से जो मेन जो प्रोसेस है उसको डिले क्लियर कर दिया जाता है, और उसके डिले की वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने बात की थी कि जो आपका ऑर्डिनरी जो बिल्स होती हैं उस केस में काउंसिल के पास ऑल्दो लेजिस्लेटिव जितनी मतलब उसकी जितनी जो है पावर नहीं है। अगर भाई हम बात मनी बिल के केस में करें तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे किस तरीके से मनी बिल भी पास किया जाता है दोनों हाउसेस से। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन केस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इज सेंड डायरेक्टली गवर्नर फॉर हिज असेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने बात की उस पर्टिकुलर बिल की जो कि जिस पर्टिकुलर हाउस ने ओरिजिनेट किया, तो जिस हाउस ने ओरिजिनेट करा है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग करेगा, और उसके बाद वो दूसरे हाउस को पास कर देगा, दूसरा हाउस कहीं ना कहीं उसको कंसिडर करेगा, अमेंडमेंट हो या ना हो उसके साथ उसको कहीं ना कहीं पास करेगा। बट हम बात करते हैं बिल इन द सेकंड हाउस अगर है तो सेकंड हाउस के पास, यानी यहाँ पे बात की जा रही है मतलब सेकंड हाउस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो असेंबली हो या फिर काउंसिल हो, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनेटिंग हाउस है वो आपका असेंबली है और जो सेकंड हाउस है वो आपका काउंसिल है। तो यहाँ पे काउंसिल के पास बेसिकली क्या क्या पावर आ सकती हैं अगर बात हो ऑर्डिनरी बिल्स की। ऑर्डिनरी बिल्स जब जब ओरिजिनेट किया जाता है असेंबली के द्वारा तो काउंसिल उसको कितने तरीके से बेसिकली चेंजेस उसमें ला सकता है और किस तरीके से वो उसको पास कर सकता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे बात की जा रही है इन द सेकंड हाउस ऑल्सो द बिल पासिस थ्रू द ऑल दी 3 स्टेजेस, यानी वही 3 क्राइटेरिया है कि अगर बिल दूसरे हाउस के पास आता है तो उसको भी वही 3 स्टेजेस जो हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग से पास करवाना पड़ेगा। When the bill is passed by the legislative assembly and transmit to the legislative council, यानी अगेन इन्होंने भी एग्जांपल इस चीज़ के लिए कि मान लेते हैं कि बिल को ओरिजिनेट किया गया था असेंबली के द्वारा, असेंबली में वो बिल पास भी हो चुका है, अब वो बिल कहीं ना कहीं ट्रांसमिट कर दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। तो अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो है 4 ऑल्टरनेटिव्स बचते हैं उससे रिलेटेड। पहला हम बात करते हैं इट में पास द बिल एज एसेंट बाय द असेंबली एंड विदाउट अमेंडमेंट, यानी जैसे ही वो बिल असेंबली से आया था उनके पास, उन्होंने क्या किया, बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी अमेंडमेंट के मतलब क्या है कि जैसे ही वो आपके पास आया आपने उसे मंजूरी दी और कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है हम भी इसको पास करते हैं, ठीक है। बिकॉज आप अमेंडमेंट तभी सजेस्ट करोगे ना जब आपको लगेगा कि नहीं इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। जब चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं है तो आप उसमें चेंजेस सजेस्ट भी नहीं करोगे, सिंपली बात है। और चेंजेस जब सजेस्ट नहीं करोगे इट मीन्स जिस ओरिजिनल फॉर्म में वो बिल आपके पास आया था उसी ओरिजिनल फॉर्म में आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सेकेंड हम बात करते हैं इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट, यानी सेकेंड उनके पास ऑप्शन ये है कि अगर उन्हें लगता है कि जो बिल आया है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करेंगे, यानी वो पास करेंगे उस बिल को विद अमेंडमेंट के साथ। और क्योंकि वो अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल पास माना जा रहा है उनके हाउस से। वो सिंपली क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, ठीक है। मान लो स्टूडेंट ने अपनी कोई कॉपी जो है टीचर को चेक करने के लिए दी है। अब टीचर ने देखा कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने ठीक लिखा है, तो उसने चेक करके बच्चे को वापस कर दिया कि वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया है। बट मान लेते हैं कि बच्चे ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करते समय कुछ गलती कर दी, ठीक है। अब क्योंकि बच्चे ने गलती कर दी, अब टीचर क्या बोलेगा कि भाई आपने गलती करी है, और क्या गलती करी ये भी बताएगा कि आपने इस पर्टिकुलर आंसर में ये लिखना चाहिए था, या आपने ये चीज़ें कर दी, या फिर कैलकुलेशन में ये मिस्टेक कर दी है। तो ये क्या कर रहा है, वो अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहा है, वो बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए। और ये कहीं ना फिर वो बच्चे को, टीचर जो बच्चे को बेसिकली पास कर रही है कि अब इसमें चेंजेस करके लेके आओ। अब एक बच्चे के पास क्योंकि देखो ज़्यादा पावर तो हो नहीं सकती, बिकॉज एक स्कूल का बच्चा है। अब वो क्या करेगा, ठीक है अपने आंसर को फिर से उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश करेगा और सही आंसर लिख के फिर अपने टीचर को चेक करने के लिए भेजेगा, एंड देन टीचर फिर सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है अब फाइनली जो आंसर है वो ठीक है। यानी कि ये हमने तो नॉर्मल बात करी स्कूल की, बट जब हम बात करते हैं एक स्टेट लेजिस्लेचर की, और वहाँ पे कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे हैं कि काउंसिल के पास अगर मान लो बिल आ रहा है और काउंसिल उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट कर रही है, तो काउंसिल भी यह करेगी, वो कहेगी ठीक है हम इसको बिल को तभी पास करेंगे जब ये जो अमेंडमेंट्स है कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर सकती है असेंबली। तो वो सिंपली क्या करेंगे, उस अमेंडमेंट को बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे और रिटर्न कर देंगे उसको असेंबली के बाद फॉर दी रिकन्सिडरेशन, कि भाई आप इसको फिर से कंसिडर करो। क्यों, बिकॉज आपने जो बिल हमारे पास भेजा है हमने उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करी हैं और उन अमेंडमेंट को कहीं ना कहीं आप उसको देखो और कंसिडर करो, ठीक है। उनके पास सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, यानी सिंपली उन्होंने क्या कहा कि भाई हमें तो पूरा का पूरा बिल ही पसंद नहीं आया, मतलब चेंजेस की तो बात ही छोड़ो, हमें तो उसका ओरिजिनेशन जिस कंसेप्ट के ऊपर लाया जा रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने सिंपली क्या कर दिया, रिजेक्ट ही कर दिया। फोर्थ ऑप्शन है कि इट में नॉट टेक एनी एक्शन, मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया, एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, यानी अपने हाउस में वो पर्टिकुलर बिल पे कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं ना सेकंड रीडिंग कर रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, सिंपली वो बिल आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल हमने लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा कि अगर मान लो काउंसिल में ये बिल ओरिजिनेट हुआ होता और असेंबली के पास जाता, तो अगेन असेंबली के पास भी यही ऑप्शन होते हैं, या तो बिल को पास कर दे, या तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे, या तो पूरी तरह रिजेक्ट कर दे, या फिर वो बिल पेंडिंग छोड़ दे। अब हम देखते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पे उनके पास, जहाँ पे हमने देखा था ऑप्शन है कि अगर बिल पास हो जाता है उस पर्टिकुलर असेंबली से विदाउट अमेंडमेंट, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इफ़ द काउंसिल पासेस द बिल विदाउट अमेंडमेंट, यानी बिना किसी अमेंडमेंट के अगर काउंसिल पास कर देती है, या फिर असेंबली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर देती है अमेंडमेंट जो कि सजेस्ट किए काउंसिल ने, यानी काउंसिल ने जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे कि भाई ये थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, ऑल्दो आपका बिल ठीक है बट ये चेंजेस करने के बाद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और असेंबली ने क्या किया, सिंपली एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है जो भी आपने अमेंडमेंट्स हमें सजेस्ट किए हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अगर असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिए तो उस केस में भी हम देखने को मिलेगा कि जो बिल है माना जाएगा कि पास हो चुका है दोनों हाउसेस से, और क्योंकि दोनों हाउसेस से पास हो चुका है तब वो बिल कहीं ना कहीं गवर्नर के पास चले जाएगा उनकी एसेंट के लिए। और जैसे हमने देखने को मिलेगा
या गवर्नर एसेंट दे देंगे तो जो पर्टिकुलर बिल है वो आपका एक्ट बन जाएगा, ठीक है, और गैजेट में पब्लिश भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड, इफ़ द असेंबली रिजेक्ट द अमेंडमेंट, यानी अब असेंबली कह रही है कि भाई हम तो क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए हैं, हमारे पास क्योंकि थोड़ी बहुत पावर हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर असेंबली रिजेक्ट कर देती है अमेंडमेंट्स को जो कि सजेस्ट की है किसने, काउंसिल ने, ठीक है, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा, और द काउंसिल रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे थे किस तरीके से वो कुछ अमेंडमेंट करके रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न करने के बाद आपको देखने को मिलेगा वो जो हाउस है एक्सेप्ट कर देगा तो बिल पास हो जाएगा। अगर वो अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस केस में हम देखते क्या होगा। और दूसरा, अगर वो बिल पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में हम देखते हैं क्या होगा। इसके अलावा बोला है द काउंसिल डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द 3 मंथ, यानी अब बात की जा रही फोर्थ केस की भी जहाँ पे काउंसिल ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया है, कब तक, 3 महीने तक, यानी 3 महीने हो गए काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। देन द असेंबली में पास द बिल अगेन एंड ट्रांसिट द सेम टू द काउंसिल, यानी इन तीनों ही सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगा। पहला सिनेरियो जहाँ पे काउंसिल ने जो बिल भेजा है उसमें जो अमेंडमेंट सजेस्ट की है उस केस में असेंबली ने अमेंडमेंट को मना कर दिया तो क्या होगा वो हम देखें। दूसरा, हम देख रहे हैं कि असेंबली ने काउंसिल ने पूरी तरह से बिल को रिजेक्ट कर दिया है। तीसरा, जब 3 महीने तक काउंसिल ने कहीं ना कहीं इस बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया है तो उस केस में असेंबली क्या करेगी, सिंपली ये करेगी, ठीक है भाई तुमने अपने पास रख लो, हम अमेंडमेंट्स तुम्हारी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तुम उस बिल को रिजेक्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अब क्योंकि हमारे पास पावर है तो हम फिर से इस बिल को फिर से जो है इनिशिएट करेंगे और फिर से वो बिल जो है अपने हाउस से पास करेंगे और अगेन तुम्हारे पास फिर से भेजेंगे, ठीक है। आप सोच सकते हो ना किस तरीके से यहाँ पे असेंबली के पास पावर है कि वो फिर से उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद और काउंसिल में भेज सकती है। अब हम देखते हैं किस तरीके से जब सेकेंड टाइम बिल इंट्रोड्यूस होता है और सेकेंड टाइम जब बिल आता है काउंसिल के पास तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इफ़ द काउंसिल रिजेक्ट द बिल अगेन, यानी अब जो काउंसिल, क्योंकि देखो काउंसिल बोलेगा कि देखो या तो जो हमने अमेंडमेंट्स है तुमने मानी नहीं और क्योंकि तुमने मानी भी नहीं और फिर से तुम हमारे पास भेज रहे हो तो अब यहाँ पे काउंसिल क्या कर रहा है, वो फिर से रिजेक्ट कर दे रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, उसके पास ऑप्शन है कि पास कर रहा है बिल को विद अमेंडमेंट एंड नॉट एक्सेप्टेड द असेंबली, ठीक है, यानी कि वो पास जो हुआ था बिल विद अमेंडमेंट बट नॉट एक्सेप्टेड द असेंबली, अगर वैसा बिल पास हो रहा है एंड डज नॉट पास बिल विद 1 मंथ, यानी 1 महीने तक, यानी सेकंड टाइम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम उसने क्या करा, 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया तो असेंबली ने क्या करा, फिर से उसी बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करके भेज दिया। और सेकंड टाइम भी अगर आपको देखने को मिलेगा 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो उस केस से माना जाएगा देन द बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, यानी इन सिनेरियो में बिल माना जाएगा कि वो पास हो चुका है दोनों ही हाउसेस के द्वारा इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द असेंबली फॉर द सेकंड टाइम, यानी सेकंड टाइम पे जिस तरीके से पास होना चाहिए उसी तरीके से पास हो चुका है। अब आप क्योंकि देखो ये सब चीज़ें पता है इतनी सिंप्लीफाई इसलिए करी गई हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखो जनता को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अगर मान लो सरकार का जो भी काम करने का तरीका है या फिर जिस पर्पज़ के लिए वो बिल लेके आ रही है वो सही नहीं है तो बच्चों मतलब बेसिकली लोगों को कैसे पता चलेगा, लोगों को तो पता तब चलेगा जब उनका जो बिल है यानी सरकार का बिल कहीं किसी ना किसी तरीके से रिजेक्ट हो रहा है बाय दूसरी हाउस के द्वारा या फिर उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जनता तक ये बात पहुंच रही है कि भाई सरकार जो काम कर रही है वो सही नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जा रही है। दूसरा, अगर मान लो इस तरीके से जो भी बिल आएगा असेंबली के द्वारा काउंसिल अगर उस पर रिजेक्ट करती रहेगी या फिर उस पर एक्शन नहीं लेगी तो उस तरीके से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम तभी चलेगा ना जब पूरा का पूरा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अच्छे से काम कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इस प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि ठीक है सेकंड टाइम पे अगर ये सब चीज़ें होगा तो कहीं ना कहीं असेंबली के पास पावर है कि उसको वो चाहे तो एक्शन ले सकती है और उस बिल को माना जाएगा कि वो सेकंड टाइम पे जो है बेसिकली पास हो चुका है। बिकॉज इस तरीके से अगर बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो बिल कभी पास ही नहीं हो पाएगा, है ना। और जो मेन आपका कहीं ना कहीं जो सिनेरियो है कि आपको जनता की भलाई के लिए काम करना है, जो भी काम आप कर सोसाइटी के लिए कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आप पूरी नहीं कर पाएगी सरकार, क्योंकि सरकार काम नहीं कर पाएगी तो फिर आप देख सकते हो कि जनता बाहर बैठ के देख रही है, सरकार काम नहीं कर रही है तो किस तरीके से फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उनको जीतने दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑल दिस जो पॉलिटिक्स होती है ना कहीं ना कहीं अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें पहली इंस्टांस में कर देनी चाहिए थी, यानी जो ये मतलब पावर असेंबली के पास दी गई है अगर फर्स्ट इंस्टांस में ऐसा होता कि भाई रिजेक्ट कर दिया है
तो मान लो कि पास हो चुका है, अगर 3 महीने तक पेंडिंग रख दिया तो भी उसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई मतलब इसको भी पास कर दो। बट सेकेंड टाइम इसलिए ऐसा किया बिकॉज इसका जो इम्प्लीकेशन है या फिर इसका जो मैसेज है वो जनता तक जाना चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट इंस्टांस में आप इसको क्लियर करते हुए चले जाओगे तो जो काउंसिल जो जिस तरीके से एक्शन ले रही है उस एक्शन तो पूरा का पूरा वेस्ट चले जाएगा। मान लो वो जेन्युइन हो किस तरीके से, यानी काउंसिल जो भी अमेंडमेंट सजेस्ट कर रही है वो काफ़ी जेन्युइन हो, बट क्योंकि वो सरकार नहीं ले रही है, बिकॉज देखो अगर वो जेन्युइन होंगे ना अमेंडमेंट्स तो कहीं ना कहीं जनता को ये चीज़ पता चलेगा और जनता कहीं ना कहीं फिर असेंबली में उनको प्रेशर करेगी कि नहीं भाई आप जो बिल लेके आ रहे हो उसमें ये चेंजेस तो करो करो। अब भले ही वो काउंसिल की बात ना माने, पर जनता जो बाहर खड़ी है जिसकी वजह से वो चुन के आए उनकी बात तो वो मानेगी। फिर अगर वो सजेशन सच में जेन्युइन हुए तो उसको वो चीज़ें इंकलकेट करनी ही पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं अगर वो बताएगी, जनता को विश्वास दिलाएगी कि नहीं जो चेंजेस किए जा रहे हैं या फिर जो चेंजेस हमें सजेस्ट किए गए हैं वो उतने सही नहीं हैं, हमने जिस तरीके से बिल लाया है वो भी सोसाइटी के लिए उतनी हेल्प करेगा, तो वट एवर जो भी चीज़ है वो डायरेक्टली जो जनता है उनके साथ वो कन्वे करेगी और जनता को विश्वास में लेके आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो फेजेस है कहीं ना कहीं डिज़ाइन किए गए हैं। और क्योंकि यहाँ पे अगर जनता इस चीज़ को समझ जाती है कि नहीं ठीक है सरकार पे हम भरोसा करते हैं, उसको हमने इलेक्शन में जिताया तो थोड़ा बहुत भरोसा कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर सेकंड टाइम असेंबली के पास फिर पावर आ जाती है कि उस बिल को जो उसने ओरिजिनली जिस बिल को बनाया था, फ्रेम किया था, उस बिल को दोबारा पास करेगी। और दोबारा अगर काउंसिल इसको रोकने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसको पास माना जाएगा। किन किन सिनेरियो में पास माना जाएगा वो हमने अभी देख लिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द अल्टीमेट पावर जो है पासिंग ऑर्डिनरी बिल इज़ वेस्टेड इन द असेंबली, यानी अल्टीमेट पावर आपको देखने को मिलेगा आपकी असेंबली के पास है। एट द मोस्ट द काउंसिल कैन डिटेन, यानी एट द मोस्ट जो काउंसिल के पास थोड़ा बहुत कुछ है करने को यही है कि वो डिटेन कर सकती है, यानी उसको रख सकती है, उसको फर्दर डिले कर सकती है बिल को फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ। अब 4 मंथ क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है, बिकॉज पहली बार में जब बिल आया उसको आपके पास काउंसिल के पास पावर है कि उसे 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेगी, एंड सेकेंड टाइम अगर बिल आ रहा है उसको 1 महीने तक वो एक्शन नहीं लेगी तो फिर माना ही जाएगा बिल पास हो गया जिस फॉर्म में वो पास होना चाहिए था। तो यानी कहीं ना कहीं 3+1 यानी कि 4 महीने, तो 4 महीने तक कहीं ना कहीं वो उस बिल को होल्ड पे रख सकती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सीटिंग। अब आप ये भी सोचोगे जब हमने पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा था कि भाई इस तरीके से अगर ऑर्डिनरी बिल में अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर कुछ ऐसी बहस होती है, लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ना जो अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए हैं वो अमेंडमेंट्स जो है कहीं ना कहीं आपका लोकसभा मान ही नहीं रहा है, तो उस केस में देखने को मिलेगा एक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान जो है किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट वो जॉइंट सिटिंग कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लेजिस्लेचर के लिए नहीं की गई है, ठीक है। क्यों नहीं की गई है उसके पीछे का रीज़न जो है देखते हैं अभी कि, पर आपको अभी तक ये बस याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है जॉइंट सिटिंग का फॉर बोथ द हाउस टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ओवर अ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। यानी ऑर्डिनरी बिल में जो भी दोनों हाउसेस के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है जॉइंट सिटिंग का नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। On the other hand, there is a provision for joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha to resolve a disagreement between the two ओवर अ ऑर्डिनरी बिल। तो याद रखना कि जो पार्लियामेंट में जो लोकसभा राज्यसभा के बीच में जो अगर डिसएग्रीमेंट होता है, ऑर्डिनरी बिल में अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सिटिंग है, बट अगर बाकी इसके अलावा कोई बिल में होता है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। Moreover, when a bill which has been originated in the council and was sent to the assembly is rejected by the assembly and the bill ends and becomes dead। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, ट्विस्ट हम कह सकते हैं ये है कि अगर मान लेते हैं कि एक कोई ऑर्डिनरी बिल है जिसको काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया है और वो बेसिकली असेंबली में चले गया, मतलब काउंसिल ने उसको इंट्रोड्यूस किया, काउंसिल ने बेसिकली अपने हाउस से पास करवाने के बाद असेंबली में भेजा। अब क्योंकि असेंबली के पास यहाँ पे गया है तो असेंबली जो भी चीज़ें सजेस्ट करवाएंगे कि ये चेंजेस करो वो चेंजेस करो, बट मेन चीज़ ये है कि जो असेंबली के पास जाता है एंड इट इज़ रिजेक्टेड बाय द असेंबली, यानी अगर मान लो असेंबली के पास क्योंकि एक और पावर है कि वो उस बिल को चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, अगर असेंबली ने वो बिल रिजेक्ट कर दिया ना तो यहाँ पे वो बिल एंड माना जाएगा, वो डेड हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात कर रहे थे असेंबली से काउंसिल में जा रहा है और काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो असेंबली के पास पावर है कि वो फिर से उसको इनिशिएट कर सकती है, बट यहाँ पे काउंसिल के पास फिर से इनिशिएट करने की पावर नहीं है। एक बार असेंबली ने उस बिल को जो कि काउंसिल से आया है उसको रिजेक्ट कर दिया तो बिल ख़त्म हो चुका है, वो बिल डेड हो चुका है, ठीक है। तो ये शो करता है कि जो अल्टीमेट पावर है ऑर्डिनरी बिल में वो आपको असेंबली के पास देखने को मिलेगी।
दस द काउंसिल हैज़ बिन गिवन मच लेसर सिग्निफिकेंस, यानी सिग्निफिकेंस पोजिशन एंड अथॉरिटी देन दैट ऑफ राज्यसभा एट द सेंटर, यानी कि सेंटर के अंदर जो राज्यसभा के पास पावर है वो फिर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू काउंसिल। देखो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो राज्यसभा वर्सेस लोकसभा की पावर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे राज्यसभा वर्सेस काउंसिल की बात की जा रही है। यानी सेंटर के अंदर ऑर्डिनरी बिल के केसेस में जो पोजीशन है राज्यसभा की, जो अथॉरिटी है, जो सिग्निफिकेंस रोल है उसका, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू काउंसिल। भले ही दोनों का जो मतलब है, यानी सेंटर में जो आपका राज्यसभा है वो भी एक सेकेंड हाउस की तरह काम करता है, स्टेट में काउंसिल भी एक सेकेंड हाउस की तरह काम करता है। जो भी प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं सेकेंड हाउस के द्वारा, वो भी सेकेंड हाउस के द्वारा वो राज्यसभा और काउंसिल दोनों ही फॉलो करता है। बट जब बात आती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर की, यानी ऑर्डिनरी बिल की, तो उस केस में हमें देखने को मिलता है कि जो पावर एक राज्यसभा को दी गई है वो सेंटर में काउंसिल के पास उतनी पावर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑर्डिनरी बिल क्लियर होगा। अब हम चलते हैं, अच्छा अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया दोनों हाउसेस के बीच में किस तरीके से बिल ओरिजिनेट होता है, किस तरीके से पास होता है, दूसरा हाउस के पास क्या क्या तरीके हैं उस बिल को रोकने के या फिर उसको किस तरीके से अमेंडमेंट सजेस्ट करने के, वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं कि जब वो बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है या फिर सेकेंड इंस्टांस में अगर मान लो भले सेकेंड हाउस उसको पास नहीं कर रहा है, फिर रोक के रख रखा है, तो उस बिल को असेंबली के द्वारा पास माना जाएगा जब सेकेंड टाइम वो उसको फिर से इंट्रोड्यूस करती है। तो जब दोनों ही केसेस में अगर पास होता है तो उस समय गवर्नर के पास क्या क्या पावर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एवरी बिल आफ्टर इट इज़ पास्ड बाय असेंबली और बाय बोथ हाउस इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इट इज़ प्रेजेंट टू द गवर्नर के पास प्रेजेंट किया जाएगा उनके एसेंट के लिए। तो गवर्नर के पास 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला, या तो उस बिल में एसेंट दे दें, या तो उस बिल को विदहोल्ड कर दें, या फिर उस बिल को रिटर्न कर दें रिकन्सिडरेशन के लिए। ठीक है, या फिर उस बिल को रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, यानी बिल को आप एसेंट दे रहे हो मतलब उसको पास कर रहे हो, विदहोल्ड कर रहे हो मतलब रिजेक्ट कर रहे हो, बिल को कंसिडरेशन के लिए भेज रहे हो, यानी एक मौका दे रहे हो दोनों ही हाउसेस को कि भाई फिर से एक बार जो भी चेंजेस है वो एक बार देख लो। अब वो वापस से बिना सजेशन के, मतलब बिना अमेंडमेंट के बिना ही चले जाता है, तो वहाँ पे गवर्नर को जो है उसका एसेंट देना ही पड़ेगा। या फिर वो पर्टिकुलर बिल को अगर रिजर्व कर रहे हो प्रेसिडेंट के लिए, अब किस किस केसेस में गवर्नर जो है बिल को रिजर्व कर सकता है वो हमने गवर्नर वाले चैप्टर में अच्छे से देख लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप कंडीशन को देख सकते हो। देन बोला गया है कि इफ द गवर्नर गिव हिज एसेंट टू द बिल, तो बिल बिकम एक्ट बन जाएगा एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक, यानी जो आपकी गैजेट वगैरह है या फिर जो भी स्टैट्यूट बुक है वहाँ पे उसको डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द गवर्नर विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, तो बिल वहीं पे एंड हो जाएगा। बिल अगर एंड हो जाएगा तो कभी एक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ गवर्नर रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इफ बिल पास्ड बाय द हाउस और बोथ द हाउस, मतलब एक हाउस के द्वारा या फिर दोनों हाउसेस के द्वारा अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, यानी जो भी सजेशन गवर्नर ने दिए हैं कि भाई ये चेंजेस कर लो, अगर वो सजेशन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो वो पास कर मतलब सजेशन को एक्सेप्ट करने के बाद पास किया जा रहा है दोनों हाउसेस से, या फिर वो बिना चेंजेस के ही जो है बिल को प्रेजेंट कर देते हैं गवर्नर के पास, तो उस समय कहीं ना कहीं जो गवर्नर है उसके पास पावर ये है कि उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। तो गवर्नर मस्ट, तो यहाँ पे क्या है, मस्ट आ चुका है कि गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। अगर गवर्नर को, क्योंकि देखो सेकेंड बार अगर भेजा है, अब वो चेंजेस करे ना करे वो असेंबली के ऊपर है, पर फिर भी वो वापस भेज देते हैं गवर्नर को, तो वहाँ पे उनके लिए एसेंट देना ज़रूरी हो जाता है। दस द गवर्नर इन्जॉयज ओनली अ सस्पेंसिव विटो, द पोजीशन इज सेम एट दैट द सेंट्रल लेवल, यानी सेंट्रल पे जिस तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास आपको पावर देखने को मिलती है सस्पेंसिव विटो की, सेम आपको गवर्नर के पास देखने को मिलेगी कि सस्पेंसिव विटो की जो पावर है गवर्नर भी इंजॉय करता है। अब हम बात करते हैं एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में आइदर गिव इज एसेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या है कि या तो उसे एसेंट मतलब एसेंट दे दे, यानी हामी दे दे उस पर्टिकुलर बिल को। ठीक है, अगर हामी दे देंगे अगेन वो एक्ट बन जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर मान लो गवर्नर को लगता है कि वो बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए और एक बार वो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो गया है, तो उस पर्टिकुलर बिल में गवर्नर का कोई रोल नहीं रह जाता है, यानी अब कहीं ना कहीं वो बिल एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी गवर्नर उस पर कोई भी उसका रोल नहीं रह जाएगा उस पर्टिकुलर बिल पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रेसिडेंट या तो उस बिल को एसेंट दे देंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा, या तो विदहोल्ड कर देंगे तो वो
बिल जो है आपका डेड हो जाएगा, ठीक है, एक्ट नहीं बन पाएगा, या फिर वो पर्टिकुलर बिल जो है उसको रिटर्न कर देते हैं कंसिडरेशन करने के लिए दोनों ही हाउसेस को। अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर एक हाउस है तो एक हाउस को भेजेंगे, या तो दोनों हाउसेस को भेज देंगे कि भाई कंसिडर करो। अब मेन चीज़ ये है कि जब बिल हाउसेस के पास आ रहा है जो कि प्रेसिडेंट ने रिकन्सिडर करने के लिए भेजा है, तो अगेन यहाँ पे जो भी आपकी असेंबली या फिर दोनों हाउसेस है जो भी चेंजेस करने हैं उस चेंजेस के साथ या फिर बिना चेंजेस के साथ अगर भेजते हैं। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि क्या प्रेसिडेंट बाउंड है, जिस तरह से गवर्नर जो है बाउंडेड था कि उसको ऐसा देनी पड़ी कि हमारे प्रेसिडेंट बाउंड है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इट इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वेदर इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट और सच बिल और नॉट, यानी कि वो ऑब्लिगेशन वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के ऊपर है या नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो उस पर एसेंट दे दें, यानी सेकेंड टाइम जो आफ्टर रिकन्सिडरेशन के बाद जो आया तो उस पर अपनी एसेंट दे दे या फिर ना दें, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन मेंशन नहीं की गई है। तो ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड अब हम चलते हैं मनी बिल के ऊपर। एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, मैं शायद भूल गई आपको बताना, कि जब बोला गया है कि व्हेन द बिल इज सो रिटर्न्ड, मतलब रिटर्न किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तो द हाउसेज हैव टू रिकन्सिडर इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं हाउसेज को एक टाइम लिमिट दे दी गई है कि 6 महीने के अंदर आपको रिकन्सिडर करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 साल का वक्त ले रहे हो, 6 महीने का वक्त कहीं ना कहीं आपको दिया गया है कि 6 महीने के अंदर या तो जो भी चेंजेस सजेस्ट किए वो चेंजेस के साथ एक्सेप्ट करो, या तो फर्दर उसको भेज दो, बट 6 महीने के अंदर आपको रिकन्सिडरेशन करना है। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप बिल को प्रेजेंट कर दोगे अगेन प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, आफ्टर इट पास्ड बाय द हाउस और हाउसेस विदाउट अमेंडमेंट, की या तो अमेंडमेंट के साथ पास करो या विदाउट अमेंडमेंट के साथ, बट 6 महीने तक के अंदर आपको इसको कंसिडर करके भेजना है, ठीक है। अब हम चलते हैं मनी बिल की तरफ। बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर द पासिंग ऑफ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मनी बिल को पास करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर जो है बताया गया है, जो कि हमने पार्लियामेंट के केस में भी देखने को मिला था। अब हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के केस में देखते हैं। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी पहला फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं ना कहीं मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। इससे ये शो होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास उतनी ज़्यादा पावर अब है ही नहीं मनी बिल के केस में, तो ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ओनली दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, यानी कि जो असेंबली है इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले कहीं ना कहीं गवर्नर से रिकमेंडेशन लेगी, उनकी रिकमेंडेशन के बाद असेंबली जो है उसको अपने हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकती है। एवरी सच बिल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर, और उस पर्टिकुलर बिल को, यानी जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि उसको गवर्नर बिल की तरह कंसिडर किया जाता है, और क्योंकि वो बिल मनी बिल है या नहीं, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि स्पीकर के पास पावर डिसाइड करने की, कोई भी बिल जो होता है मनी बिल है या नहीं, तो स्पीकर डिसाइड करता है, और क्योंकि उसे गवर्नमेंट बिल की तरह कंसिडर किया जाता है, देयरफॉर सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो मेंबर्स वहाँ बैठे, यानी असेंबली के अंदर जो मेंबर्स बैठे हुए हैं वो इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोला गया है कि आफ्टर मनी बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब भले ही असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ असेंबली इसको इंट्रोड्यूस कर सकती है, पर जैसे ही असेंबली से वो पास हो जाएगा उसके बाद वो बिल जो है कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया जाएगा, मतलब ट्रांसमिट किया जाएगा उसको कंसिडर करने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू द मनी बिल, यानी उनकी जो पावर है मनी बिल के केस में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। यानी ऑर्डनरी बिल के केसेस में तो हमने देखा था उनके पास 4 केसेस थे, बट मनी बिल के केसेस में आपको देखने को मिलेगा उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। किस तरीके से कि इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, यानी कि वो मनी बिल को ना ही वो रिजेक्ट कर सकती है ना ही उसको अमेंड कर सकती है, बट इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड मस्ट रिटर्न टू द बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 days, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके पास टाइम लिमिट जो है कहीं ना कहीं कर दी गई है, सो दैट मनी बिल को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो है पेंडिंग ना छोड़ा जाए, क्योंकि मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड होता है, और फाइनेंशियल चीज़ें ऐसी होती है क्योंकि देखो पूरी सरकार उसी के बेसिस पे चलती है। अगर फाइनेंशियल बिल जो भी वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो टाइम से इंप्लीमेंट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम हो सकती है सरकार को। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा कि इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि जो भी पहले तो पावर जो है काउंसिल को कम कर दी गई है विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल, एंड दूसरा ये देखने को मिलेगा कि 14 दिन के अंदर कहीं ना कहीं उनको पास करना है, ठीक है। और मेन चीज़ तो आपने देखी ली कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना ही अमेंड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अब रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी हो तो अगेन असेंबली के ऊपर है।
देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑन और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अब असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो वो उस बिल को एक्सेप्ट करें, यानी जो भी रिकमेंडेशंस दी गई है उसको एक्सेप्ट करें, या तो कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करें, या फिर सारी की सारी मतलब कुछ को रिजेक्ट करे, या फिर सारी की सारी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो या तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही है, या फिर कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर रही है जो कि काउंसिल ने भेजी है, या तो सारी की सारी को रिजेक्ट कर दे रही है। ठीक है, तो उस केस में देखने को मिलेगा कि इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है तो द बिल इज़ देन डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इन द मॉडिफाइड फॉर्म में। यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ बोल बोल के काम चल जाएगा कि हाँ भाई हम एक्सेप्ट कर दे रहे हैं आपकी रिकमेंडेशन को और बिल पास कर रहे हैं, नहीं। माना ये जाएगा कि फाइनली जो बिल पास हो रहा है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ने उन थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन को या फिर जो भी सारी रिकमेंडेशंस आई थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और जो भी बिल पास हुआ है वो मॉडिफाइड फॉर्म में पास हुआ है, यानी उस पर्टिकुलर बिल को जिस तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में लाया गया था उसमें वो चेंजेस करके अब वो मॉडिफाई करके बिल को पास किया जा रहा है असेंबली से। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, यानी कि कोई भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो द बिल इज़ देन डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस। यानी इस केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि भले ही वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है बट बिल माना जाएगा कि दोनों हाउसेस से पास हो चुका है ओरिजिनली फॉर्म में, एंड इट इज़ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट एनी चेंज, यानी बिना किसी चेंज के ओरिजिनल फॉर्म में जिस तरीके से पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से उस फॉर्म में वो पास हो चुका है। ओके, नेक्स्ट बोला जा रहा है इफ़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 डेज, यानी 14 दिन का टाइम जो यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं 14 दिन के अंदर वो रिटर्न नहीं करती है तो क्या होगा। तो उस केस में देखा जाएगा कि बिल इज़ डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज एट द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड, इसलिए माना जाएगा पास हो गया है बिकॉज क्योंकि जो टाइम दिया गया था वो अब एक्सपायर हो चुका है, और क्योंकि वो टाइम एक्सपायर हो चुका है फिर जो भी आपने वहाँ पे करना चाहिए था उस टाइम के अंदर वो तो आपने किया नहीं, इसलिए माना जाएगा कि वो ओरिजिनल फॉर्म में जिस तरीके से असेंबली ने दिया था उसी फॉर्म में वो पास हो चुका है। अब तो आप रिकमेंडेशन अपनी दो या ना दो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने 14 दिन का जो टाइम था कहीं ना कहीं वो खो दिया है, तो इसलिए अब ओरिजिनल फॉर्म में वो असेंबली से पास माना जाएगा। दस द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मोर पावर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो असेंबली के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल विद रिगार्ड टू मनी बिल। एट द मोस्ट अगर देखा जाए तो काउंसिल कैन डिटेन कर सकता है और डिले कर सकता है मनी बिल को, वो भी सिर्फ 14 दिन के लिए। बट ऑर्डिनरी बिल के केसेस में हमने देखा था कि हमारा जो काउंसिल है उसको डिले कर सकता है 4 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस आप कहीं ना कहीं आप याद करते हुए चलना, तो आपको ईजी हो जाएगा कोरिलेट करना ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में काउंसिल के पास किस तरीके से पावर है। फाइनली व्हेन अ मनी बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द गवर्नर ही में आइदर एसेंट, यानी या तो गवर्नर उस पर अपनी एसेंट दे देंगे या तो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे, और रिजर्व द बिल फॉर अ प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए रिजर्व कर देंगे, बट वो कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए उस बिल को कंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? बिकॉज जब फर्स्ट टाइम जब मनी बिल को लाया गया था तो उनकी प्रायर रिकमेंडेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था असेंबली में, अगर उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन होता तो वहीं पे असेंबली को बोल देते, बट क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन ले ली गई है दैट्स वाई बोला जाता है कि जब इसलिए वो बिल को जो है फर्दर रिकन्सिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर में नहीं भेजा जाता। यानी हमारे गवर्नर के पास मनी बिल के केस में 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, या तो उस बिल को मनी बिल को एसेंट दे दो तो मनी बिल एक्ट बन जाएगा, या तो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दोगे तो बिल ख़त्म हो जाएगा, या तो प्रेजेंट के लिए बेसिकली रिजर्व कर लो। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो गवर्नर है अपनी एसेंट दे ही देता है बिकॉज मनी बिल है एज इट इज इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इज प्रायर परमिशन। व्हेन अ मनी बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन टू ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में आइदर गिव द एसेंट, बिल को अपनी एसेंट दे देंगे, या तो उस बिल को विदहोल्ड करके रख लेंगे, बट वो भी जो है बेसिकली उस बिल को फर्दर रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि वो जो बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय गवर्नर की जो है रिकमेंडेशन, उनकी जो प्रायर परमिशन थी बेसिकली उनके थ्रू ही उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट्स वाई प्रेसिडेंट भी उस पर्टिकुलर बिल को रिटर्न नहीं कर सकते स्टेट लेजिस्लेचर को, या तो वो उस बिल को अपनी एसेंट देंगे या तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, बट फर्दर के लिए रिटर्न नहीं करेंगे उस बिल को। तो यहाँ पे हमने मनी बिल को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो आज की वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। थोड़ी सी आई थिंक लेंदी हो गई होगी, बट आई होप मैंने इतना तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि एक एक क्लॉज बाय क्लॉज जो होता है ना वो हमने इसको स्क्रूटनी कर ली है,
एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसको आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह गई हो। इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म तरीके से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है एंड आई एम श्योर आपको ये चीज़ पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मैंशन कर सकते हैं ताकि मैं जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व कर सकूँ। एंड देन बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके देन बाय।